हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज हम अपना इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, लास्ट चैप्टर क्या है हमारा? तो 7 चैप्टर होगा। इसके पहले हम 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और लास्ट चैप्टर होगा हमारा क्या है, तो इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस लास्ट चैप्टर को भी आप कोशिश करेंगे एक 1 शॉट वीडियो में, यानी कि इसी वीडियो में कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन आपके एग्जाम के रह नहीं गए हैं। तो वीडियो मिलेगा तभी तो आप लोग जल्दी जल्दी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो आज ये लास्ट चैप्टर होगा जो कि हमारा 7 चैप्टर है। इसके पहले आपके 6 चैप्टर्स में बाकी सभी टॉपिक को कवर कर दिया गया है। और मैं हमेशा की तरह आपको आज फिर से भी यही कहूँगा कि अगर जो कोई टॉपिक आपको लगता है जो मुझसे छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसको नए वीडियो में उसे आप लोगों को बताने की जो कोशिश की जाएगी। ठीक है, उसे एडअप किया जाएगा। तो देखते हैं आज का हमारा लास्ट चैप्टर होगा, जो कि चैप्टर हमारा क्या है, तो 7th नंबर है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारा लास्ट चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन एनवायरनमेंट। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम समझेंगे अपने चैप्टर के थीम को, अपने चैप्टर के एम को। ठीक है, सबसे पहले मैं कोई आप जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो कि देखते हुए आ रहे हैं, वो अभी तक समझ गए होंगे कि उनको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं पढ़ाने के तरीके का। ठीक है, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले उस चैप्टर के नेम से स्टार्ट करता हूँ, उसके थीम से स्टार्ट करता हूँ, कि सबसे पहले हम समझते हैं कि उसका क्या थीम है, ताकि हम कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसके रिगार्डिंग हमें पता चले कि हाँ, इस रिगार्डिंग हम पढ़ते जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो वैसे हम शुरू करते हैं कि चैप्टर का नेम है हमारा इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो जो भी हम एनर्जी यूज, जैसे जो भी हम रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करते हैं एनर्जी के पर्पज से, या फिर कोई भी कार्य हम करते हैं, तो उसका क्या हमारे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है? बैड इफेक्ट पड़ता है, गुड इफेक्ट पड़ता है, यही तो दो होगा। या तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा या फिर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये तो दो हो सकता है। ठीक है, तो वही देखेंगे कि आखिर उन रिसोर्सेज का यूज़ करने से, या फिर जो भी हमारी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, तो उससे क्या हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादा ये खास बड़ा लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से लास्ट चैप्टर आपका पूरे चैप्टरों का समराइज है। ठीक है, सबको मिला करके इसमें टॉपिक दिए गए हैं। लगभग से आप जितने भी अभी तक चैप्टर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था, जिसमें बायोडाइवर्सिटी वगैरह जो भी मैंने पढ़ाया था उसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने एयर पॉल्यूशन पढ़ाया था, वाटर पोल्यूशन पढ़ाया था, उसके बाद सॉइल पोल्यूशन था, नॉइस पोल्यूशन था, और उसके बाद लास्ट हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था जो कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन था। ठीक है, कि जो भी हमारे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, जो कि 5 चैप्टर्स हैं, इन सबका एक तरह से समराइज करके इसमें टॉपिक को एक साथ कोरिलेट किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ज़्यादा उस टॉपिक को यहाँ पे डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक हल्का सा हिंट दूंगा। और अगर जो आपको उस टॉपिक को पढ़ना है डिटेल में, तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को जाकर अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में वहाँ बताया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्या होगा। तो इसमें आता है जो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल्स मीन्स क्या? जो भी हम व्हीकल वगैरह चलाते हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ये सभी उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसका क्या बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, ऐसा मैंने आप लोग एयर पॉल्यूशन बताया ही है। वो वाटर पॉल्यूशन बात की जाए तो जो भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर वगैरह निकलता है, जाके डायरेक्ट हम डंप कर देते हैं रिवर वगैरह में, हमारे रिवर को पॉल्यूट करता है, उससे भी हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, बैडली इफेक्ट हो रहा है। ये सभी चीज़ों को इसमें डील करना है, उन्हीं सब चीज़ों को कैसे वो इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक आता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। क्या आता है? तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में, आई थिंक मैंने पहले चैप्टर में ही, इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसमें आपको काफ़ी डिटेल में मैंने इसको बताया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको बताने वाला हूँ, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो मैंने सिंपली बताया था कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर, ठीक है, हमारे अर्थ सरफेस, अर्थ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके टेम्परेचर इंक्रीज होने को हम क्या कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है, जो कि मैंने बताया था हमारे 4 ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। कौन कौन से? तो मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 4 हमारे ऐसे गैसेज होते हैं जिन्हें कि हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा क्या है? तो नेक्स्ट हमारे इसमें आता है एसिड रेन। ठीक है,
इसको भी मैंने ज़्यादातर इसमें टॉपिक वही मिलेंगे जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कवर करा चुके हैं, ठीक है, मैं आपको कवर करा चुका हूँ। यहाँ बस आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा, अगर उस चीज़ को आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ मैं डिटेल में जब बताता हूँ तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और ये वीडियो पूरा लेक्चर होगा। तो मैं यही सोच के आया था कि एक वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश करूँ ताकि आज आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि एग्ज़ाम आपके होने से पहले कोशिश यही रहेगी कि आपके पूरे चैप्टर को बढ़िया से खत्म कवर करा दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड रेन क्या होता है। अगर जो शॉर्ट में कहा जाए तो जो पहली वर्षा होती है तो जितने भी डस्ट पार्टिकल या फिर जितने भी पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनके साथ मिक्स होकर जब वर्षा होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो एसिड रेन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्म बैडली इफेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के जो भी पेरेंट्स हैं पहली जब बहुत दिनों के बाद बारिश होती है तो उसमें आप लोगों को नहाने से मना करते हैं। यही एक रीज़न होता है, क्योंकि जो पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओजोन होल। क्या है? ओजोन होल, या फिर इसे ओजोन डिप्लीटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ओजोन डिप्लीटेशन। सबसे पहले समझते हैं ओजोन क्या है, ओजोन लेयर क्या है। तो ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर एक लेयर बाय लेयर जिससे डिवाइड किया गया है हमारे एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो उसमें स्ट्रेटोस्फेयर में ये प्रेजेंट है। क्या है? तो ये ओजोन लेयर होता है। जैसे कि हमारा अर्थ है, क्या है, ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ पे ये जैसे भी जो भी यहाँ पे ये सभी बनाई गई हैं, जो भी इसमें डिवाइड किया गया है एटमॉस्फेयर को, वहाँ पे आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारा क्या पाया जाता है? तो ओजोन, ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर का मेन वर्क क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है? तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? तो जो हमारा सन है, क्या है, हमारा जो सन है वहाँ से जो किरणें आती हैं, उसकी जो सनलाइट आती हैं, उसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं। तो ये हमें उससे प्रोटेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे एक तरह से छन्नी का काम करता है। किस इसका? तो छन्नी का काम करता है। जो सनलाइट आती हैं तो उसके साथ रेडियो एक्टिव जो हमारे यूवी रेज हैं उसके साथ आती हैं, ठीक है। तो उसी का जब उससे आता है तो उससे पास होता है तो वो जो हार्मफुल जो रेडिएशन रहता है उसको बाहर ही उसको क्या करता है, बाहर ही उसको रोक देता है, अंदर उसे ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। और जो किरणें हैं सूर्य की आसानी से आ जाती हैं और हमें अफेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। नहीं तो उसका क्या रीजन, उसे दिक्कत क्या आती है, तो उसे कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह होने के उसे चांसेज होते हैं, ठीक है। जैसा कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में भी ओजोन होल देखने को मिला था, ठीक है। तो वहाँ पे ओजोन होल क्रिएट हुआ था। ओजोन होल क्या होता है? तो जो भी हमारी जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि ये हमारे उस लेयर को बहुत ज़्यादा वीक करती हैं, ठीक है। और वीक करती हैं तो वहाँ पे होल हो जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट आएंगी। तो उसमें से यूवी रेज तो वो रुकी नहीं होंगी, डायरेक्ट उसी के साथ चलती आएंगी। अब वो जो हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो उससे क्या होगा, स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उसी हम क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। और ओजोन डिप्लीटेशन का मतलब भी यही हुआ कि जो भी हार्मफुल गैसेज हैं या फिर जो भी पॉल्यूशन हो रहे हैं, पॉल्यूशन के कारण क्या होना, ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन होना, यानी कि कमजोर होना, ठीक है। यही है। तो आगे देखते हैं। तो ये भी आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा इसे डिटेल में मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। बस एक छोटा आपको हिंट देता जाऊँगा। नेक्स्ट आता है हमारा इको फ्रेंडली। क्या है? इको फ्रेंडली। अब ये समझने वाली बात है, इको फ्रेंडली क्या होता है। इको फ्रेंडली कहा जाए या फिर इको फ्रेंडली मटेरियल क्या है, एक मिनट फिर से लिखते हैं यहाँ पे, क्या है, तो इको, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा इको फ्रेंडली मटेरियल्स। फ्रेंडली नाम से थोड़ा एक लॉजिक लग रहा होगा। फ्रेंडली मतलब जो हमारे साथ सखा बंधु जो भी रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो इको फ्रेंडली मटेरियल्स यानी कि वस्तु, ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे मटेरियल्स जो हमारे सराउंडिंग को अफेक्ट ना करें, ऐसे मटेरियल्स जिनका हम यूज़ करें या फिर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हो और हमारे सराउंडिंग को अफेक्ट ना करे, उसे हम क्या कहते हैं, तो इको फ्रेंडली मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, चलिए देखिए एक मिनट, देखिए इसका डिफिनेशन, अगर डिफिनेशन की वजह बात की जाए, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दोज सब्सटेंस which
दो सबस्टांस विच डू नॉट affect or harm, एक मिनट मार्कर थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं, चलिए राइट में देखते हैं, इससे देखते हैं। दो सबस्टांस विच डू नॉट affect or harm our environment are known as क्या, इको फ्रेंडली मटेरियल्स। ठीक है, तो देखिए ऐसे सबस्टांस क्या है, तो ऐसे सबस्टांस जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट न करें, कोई हार्म, कोई दिक्कत न करें, जैसे कि कोई बैडली इफेक्ट न करें, यानी कि नुकसान न पहुंचाएं, ऐसे ही मटेरियल को, ऐसे ही सबस्टांस को, ऐसे ही वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल कहते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि आखिर कैसे हम सबस्टांस को कहेंगे कि वो इको फ्रेंडली है। ठीक है, आखिर कैसे, मान लीजिए ये तो आइडिया लग गया कि ऐसे सबस्टांस जो कि हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करें तो उसे हम इको फ्रेंडली कहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लीजिए इको फ्रेंडली मटेरियल को आगे डिस्क्राइब करने के लिए 3 नंबर में, तो आप क्या क्या लिखेंगे, इतना ही तो काफ़ी होगा नहीं, तो फिर ये भी उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर एक किसी एक पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट में या फिर किसी मटेरियल में क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो उसे कहेंगे कि इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या बनता है, क्या है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या बनता है, तो ये कि वो क्या हो, तो रिसाइकलेबल हो। क्या है, तो रिसाइकलेबल हो, क्या हो, तो रिसाइकलेबल हो, यानी कि उसे हम बार बार रीयूज कर सकें। जैसे कि जो भी हमें प्लास्टिक होते हैं, जो हमारे थर्मो सेटिंग होता है एक थे, और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इजीली एक शेप से दूसरे शेप में हम चेंज कर पाते हैं और उसका रिसाइकलेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोग पिछले वीडियो में बताया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उसे एक बार अगर किसी आप शेप में अगर उसे आपने ढाल दिया, उसे शेप दे दिया, तो फिर से दोबारा किसी शेप में हम उसे नहीं कास्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सबस्टांस यहाँ पर हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल हों जिनका हम क्या कर सकें, तो रिसाइकल कर सकें, एक बार हमने यूज़ किया फिर दोबारा यूज़ करें। जैसे पेपर है, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पेपर। आप जो कॉपी वगैरह का यूज़ करते हैं या फिर न्यूज़पेपर हो गए, जैसे जो कबाड़ी वाले आते हैं उनको क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं, वो ले जाकर कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं, कंपनीज वगैरह में जाती हैं, फिर उसको दोबारा रिसाइकल करके पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि मान लीजिए आपने जैसा पेपर दिया था, वाइट पेपर दिया था, तो जिन को वाइट पेपर हमें मिले वो क्वालिटी नहीं रह जाती, भले तो क्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, थोड़ी रफ क्वालिटी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दोबारा हम यूज़ तो कर पाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, तो रिसाइकलेबल हो। ठीक है, तो ये कुछ का क्या हो गया, गुण हो गया कि वो क्या हो, मटेरियल, तो रिसाइकलेबल हो। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये भी हो सकता है कि रीयूजेबल। क्या है, तो रीयूजेबल। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल हो कि उसे एक बार से कई बार हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका प्लास्टिक का बैग है, ठीक है, जो कि नॉर्मल थिन प्लास्टिक ना हो, थोड़ा थिक प्लास्टिक हो, यानी कि मोटा प्लास्टिक हो, या फिर जो हम जूट का झोला थैला वगैरह हो गया, ये हो गया कि आप एक बार से अधिक इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में उसको क्या करेंगे, आप उसको रखते हैं और मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए या फिर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे झोलों को आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उतनी बार अगर गए आप दुकान पे तो उतनी बार उससे प्लास्टिक आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो उतनी बार प्लास्टिक का यूज़ कम होगा, इससे पॉलीथीन वगैरह का, और उस झोले का यूज़, उस बैग का यूज़ करते हैं, थैले का यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक वहाँ बचेगा, उससे क्या होगा, तो वेस्ट कम क्रिएट होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, जो आपने वो थैला लिया था, जूट का थैला लिया था, यानी कि मतलब जो बोरे के डिज़ाइन का जो जूट आता है, उस डिज़ाइन के जो झोले होते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, वो भी किसके अंदर आएगा, तो इको फ्रेंडली मटेरियल के अंदर आएगा, जिससे क्या होगा, तो पॉल्यूशन कम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो मेन पर्पज हमारा क्या है, ये पर्पज ध्यान रखिएगा, मेन हमारा एम क्या है, तो ऐसे मटेरियल जो कि हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करते हों। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई बैडली इफेक्ट ना करें, तो उसे हम इको फ्रेंडली मटेरियल कहते हैं। और ये पढ़ रहे हैं क्या हम, कि उसके क्या क्या ऐसे गुण होंगे, क्या क्या उसके ऐसे खूबी होगी कि उसे हम कहेंगे कि हाँ वो इको फ्रेंडली है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो ईजिली अवेलेबल हो। क्या है, तो ईजिली
अवेलेबल हो। क्या है? इजीली अवेलेबल हो, यानी कि आसानी से उसे कहीं भी मिल जाए। अब ऐसा नहीं कि मिलेगा तो कुछ ही एरिया में मिलेगा, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, कुछ ही सिटी में मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो कि आसानी से कहीं भी हमें मिल जाए। पहला तो ये एक दूसरा एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि लेस इन कॉस्ट। क्या हो जाएगा? तो लेस इन कॉस्ट। ठीक है, वो आसानी से एक तो एक्सेसिबल हो, उसके बाद क्या है, आसानी से वो हमें कम खर्चे में मिले। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा जब कॉस्टली पड़ता है तो क्या आप उसे लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक ये भी होना चाहिए, अगर जो कोई भी चीज़ है, मान लीजिए अगर जो कोई बच्चा ही है खिलौना लेने के जाता है, या फिर आप खुद हैं, मान लीजिए अगर आप मैच खेलने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया, मिला है, कितना हुआ? तो 60 रुपये आप लोगों के पास हो गया। अब बॉल खरीदने गए तो उसने बताया कि एक 50 की है, 50 रुपीज़ की है और एक 80 रुपीज़ की है। तो आप वहाँ पे क्या प्रीफर करेंगे? 60 रुपीज़ वाला प्रीफर करेंगे, क्योंकि आपके पास उतना ही पैसा है। ठीक है, जितना आप उस टाइम आप अफोर्ड कर पा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो, तो लेस इन कॉस्ट भी हो, ताकि आसानी से कोई भी उसे खरीद सके। नहीं तो महंगा है तो कुछ लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, अब बाकी लोग तो फिर वही ऐसा यूज़ करेंगे प्लास्टिक वगैरह का, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो, तो फिर कहाँ से हो रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा बनाया जाए कि उसे आसानी से कोई भी उसे खरीद सके। ठीक है, और अपने यूज़ में ले सकें। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो। ठीक है, यहां पे फ्यूल के रिगार्डिंग बात की जा रही है। क्या है? फ्यूल यानी कि ईंधन। क्या है? तो ईंधन की रिगार्डिंग यहाँ पे ये बात की जा रही है कि क्या है, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि आप जो भी फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें क्या हो, तो बहुत अच्छा हमें ये क्या हो, अच्छा एनर्जी देता हो, एनर्जी प्रोवाइड करता हो। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे कि मान लीजिए आप एक वुड पे अगर आप कुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक वुड पे हो रहा है कुकिंग, यानी खाना पका रहे हैं, और एक आवाज़ आप एलपीजी का यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा कौन सा सही होगा? ये अलग बात है कि मान लीजिए थोड़ा कॉस्टली एलपीजी ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन सही है, कुछ टेक्निकल इधर के कारण बीच में वीडियो को रोकना पड़ा था। ठीक है, तो चलिए देखिए हम कहाँ बात कर रहे थे, तो गुड सोर्स ऑफ, कहाँ थे हम? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पे। तो ये हम फ्यूल के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, ईंधन के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर जो कुकिंग कोई वुड पे कर रहा है और एक एलपीजी का यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादा किसकी फ्लेम सही होगी? तो एलपीजी कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा सही देगा। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है जो वुड होगा। ठीक है, और इससे क्या है, तो पॉल्यूशन भी लेस होगा, मतलब पॉल्यूशन कम क्रिएट होगा इससे, और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी सही रहेगा हमारा, और इससे हमें ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, तो लाइफ स्पैन ड्यूरेबल। क्या है? तो लाइफ स्पैन ड्यूरेबल। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है कि जो भी हम जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल का, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, क्या है, तो लाइफ स्पैन ड्यूरेबल, काफ़ी दिनों तक वो क्या चल रहा हो। ठीक है, काफ़ी दिनों तक वो टिके। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप चेयर लाए मार्केट से, आपने 10 ही दिन यूज़ किया, वो टूट गया। ठीक है, क्या है, तो 10 ही दिन आपने यूज़ किया और वो टूट गया, वो क्या हो कि सालों साल चलता रहे। ठीक है, तो ऐसे ही तो कोई भी मटेरियल लेना चाहेगा। अब आप भी है, मान लीजिए कपड़े आप लेने जाते हैं, क्लोथ शॉपिंग करते हैं, तो कोई भी एक ऐसा चीज़ है, तो मान लीजिए कपड़ा ही है, आप उसका यूज़ करते हैं और आप लाए मार्केट से और 2 बारी वॉश किए तो उसका कलर चला गया, डिसकलर हो गया, तो क्या आपको सही लगेगा? नहीं। तो ऐसे आप शॉपिंग करेंगे कि जो कि ज़्यादा दिन तक आप उसे यूज़ कर सकें, आपको सही लगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो लाइफ स्पैन ड्यूरेबल, काफ़ी दिनों तक चले। तो ये सभी क्या थे, तो ये सभी एक गुण थे कि आखिर एक अच्छे इको फ्रेंडली मटेरियल करते हैं। कुछ टेक्निकल एरर कारण बार बार कट करना पड़ा है। ठीक है, कुछ लाइटिंग डिस्टर्बेंस चल रहा था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आखिर इको फ्रेंडली मटेरियल के क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा ग्रीन बिल्डिंग। क्या हो जाएगा, तो ग्रीन बिल्डिंग। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन हाउस गैसेज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा होगा। इसमें ये डिफरेंस याद रखिएगा। क्या है, तो ग्रीन बिल्डिंग, ये भी मैं आप लोगों को शायद पढ़ा चुका हूँ, शायद मैंने आप लोगों को बताया था ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, किसी वीडियो मैंने आप लोगों के डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, तो ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन क्या है, तो ग्रीन बिल्डिंग। आखिर किसे ग्रीन बिल्डिंग कहेंगे? क्या हरी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग कहेंगे? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, मैं जितना सिंपल होता तो देता ही क्यों, इतना सिंपल होता है ग्रीन बिल्डिंग, तो आप ग्रीन कलर से पेंट कर दिए तो ग्रीन बिल्डिंग थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, ताकि देखते हैं ग्रीन बिल्डिंग आखिर होता क्या है। तो ऐसी बिल्डिंग, ध्यान सुनिएगा, ग्रीन बिल्डिंग क्या है, तो ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारा एयर,
ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में उसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सभी चीज़ों का जो भी है, हम बिल्डिंग आज कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग आज बनवाते हैं, उसमें ये सभी जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का हम भरपूर लाभ उठा सकें, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सभी का हम भरपूर उसमें लाभ उठा सकें और हमारे इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना करे, मतलब बैडली इफेक्ट ना करे, उसे हम क्या कहेंगे, तो ग्रीन बिल्डिंग कहेंगे। ग्रीन बिल्डिंग कोड आई थिंक मैंने आप लोग पढ़ाया हुआ है सर, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, ठीक है। तो ग्रीन बिल्डिंग, उसमें ग्रीन बिल्डिंग कोड भी आता है कि आखिर क्या होता है, एक ओरिएंटेशन क्या होता है, एक आखिर एक मतलब रूल रेगुलेशन होता है किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है। जब नया बिल्डिंग बनता है तो आप लोगों को शायद आप लोग शायद ध्यान दिए होंगे, तो जब आपके पेरेंट्स होंगे या फिर आप खुद लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, जब नक्शा बनता है उसका, जब उसका किसी बिल्डिंग का, तो उसमें बेकायदे कुछ नियम और रूल रेगुलेशन होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आपका क्या होता है, बिल्डिंग का जो भी आपका घर का नक्शा है वो पास होता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं क्या था। तो ग्रीन बिल्डिंग मैंने आप लोगों को ये बताया, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग क्या है, तो ऐसी बिल्डिंग जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे तरह से पूरी तरह से लाभ उठा सकें और वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना करे, उसे हम क्या कहेंगे, तो ग्रीन बिल्डिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसमें आपने चारों तरफ से पैक कर दिया, क्या कर दिया, पैक कर दिया, अब उसमें क्या होगा, सनलाइट नहीं आएगा। अब हमेशा आपको क्या चाहिए, उसमें एक बल्ब आपको ग्लो करना पड़ेगा, हमेशा एक बल्ब बांधना पड़ेगा उसमें। अब इलेक्ट्रिक का खर्चा है उसमें, है ना। मान लीजिए दिन भी है, तो दिन में भी अगर आपको सनलाइट उसमें अब नहीं मिल पाएगी, आपने पैक कर दिया है चारों तरफ से, तो उससे क्या होगा, आपको हमेशा एक बल्ब तो उसमें जलाना ही पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रिक खर्चा आएगा, ठीक है। वहाँ पे एक हो रहा है। दूसरा, हवा नहीं आएगा, हवा नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं पंखे, एसी, कूलर वगैरह को आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या होगा, जब मान लीजिए घरों में ऐसे भी क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा सांस लेना वगैरह में आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बाहर से नेचुरल फ्रेश एयर तो उसमें इंटर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सभी दिक्कतें आती हैं। लेकिन वही अगर जो एक ग्रीन बिल्डिंग होगी, यानी कि एक सही बिल्डिंग होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश सही से आएगा, ठीक है। आपको लाइटिंग के दिन में कम आवश्यकता पड़ेगी, उसमें एयर का वेंटिलेशन का उसमें अच्छा आवागमन होगा, जिससे कि आपको पंखे चालू करने की भी कम आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इस बात का कंफ्यूजन कभी मत लाइएगा अपने दिमाग में कि आखिर ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन हाउस में क्या अंतर होता है, ठीक है। क्या है, तो ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन हाउस, आई थिंक मैंने आप लोगों को ग्रीन हाउस पढ़ा रखा है, ठीक है। अब मुझे ध्यान है, ग्रीन हाउस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि जिसमें क्या होता है, तो सनलाइट होता है, जिसमें कि हम जनरली उसमें क्या करते हैं, तो एक छोटा मोटा फार्मिंग करते हैं अपने छतों पे, जिसे कि हम ग्लास से उसे कवर किए रहते हैं, जिसमें कि सनलाइट आता है, उसमें इंटर हो जाता है, उसका रूम टेम्परेचर बढ़ता है और उसमें फार्मिंग वगैरह की जाती है। उसे जो उसकी ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होती है, जो उसकी रिक्वायर्ड टेम्परेचर होती है, उसे बनाए रखने के लिए उसे ग्लास से कवर कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस कहते हैं। ये क्या है, तो ग्रीन बिल्डिंग है। और हमने पढ़ा है ग्रीन हाउस गैसेज भी पढ़ा है, जो कि मैंने बताया वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सॉरी, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे किस चीज़ के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला एक टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, हजार्ड। क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हजार्ड, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो हजार्ड, ठीक है। एक मिनट चलिए फिर से यहाँ पे लिखते हैं बढ़िया से क्या है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो हजार्ड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो हजार्ड, और इसी में एक टॉपिक आता है हमारा, चलिए पहले इसको देखते हैं हजार्ड क्या होता है। चलिए ये भी हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, फिर इसी में और कुछ भी हमें डिफाइन करना है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, तो डिजास्टर। क्या है, डिजास्टर क्या है, डिजास्टर। देखिए इन दोनों में डिफरेंस आपको पता रखना बहुत जरूरी है। किस चीज़ में, तो हैजार्ड और डिजास्टर में, हैजार्ड और डिजास्टर। आखिर हैजार्ड और डिजास्टर में दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले देखते हैं कि हैजार्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए वो हैजार्ड एक तरह से कोई भी ऐसी आपदा, हैजार्ड क्या है, तो ऐसी कोई भी आपदा जो हमारे कारण, यानी कि आर्टिफिशियली, यानी कि हमारे गतिविधियों के कारण जब कोई आपदा आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हजार्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए तो जैसे कि बिल्डिंग का गिर जाना,
ठीक है, मान लीजिए आपने उसका फाउंडेशन सही ना दिया हो, नींव सही से ना कंस्ट्रक्ट किया हो, या फिर बिल्डिंग सही से ना बनी हो, ठीक है, उसका कॉलम वगैरह सही से ना बना हो, उसमें मटेरियल जो भी यूज़ किए गए हैं वो मटेरियल सही से उसमें अच्छे रेशियो में, अच्छे प्रोपोर्शन में ना लगाए गए हों, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिरी तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों की हानि हो गई, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, तो उससे हम उस हैजार्ड को हम क्या कहेंगे, जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा कदमचुम्बी अगर कोई इमारत है, अगर जब वो गिर जाती है, जिसमें उसका रीज़न क्या निकलता है, तो किसी मटेरियल के जो भी उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है उस मटेरियल के डिस्टर्बेंस के कारण, यानी कि उसमें सही मटेरियल यूज़ नहीं किए गए, सही उसमें प्रिंसिपल नहीं अप्लाई की गई, ठीक है, इस चीज़ के कारण अगर जब वो बिल्डिंग गिर गई, बहुत ज़्यादा लोगों का हानि हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें हानि होगा, तो बहुत ज़्यादा पैसे रुपये का भी हानि होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जान माल का अगर ये हानि होता है तो वो किसके कारण हुआ, हमारे कारण हुआ, क्योंकि हमने उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया था और वहाँ पे हमने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किए, वहाँ पे सही हमने वहाँ पे मटेरियल का यूज़ नहीं किया और वहाँ पे ये हादसा हुआ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हैजार्ड कहेंगे। क्यों कहेंगे, मैंने बताया कि जैसे कि हमारे कारण अगर हमारे किसी गतिविधियों के कारण अगर ये कोई चीज़ कोई आपदा आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हैजार्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर जो कोविड का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, अगर ये कहा जाए तो मान लीजिए कोविड कहीं ना कहीं हम ही नहीं मान जो भी रिएक्शंस किए और उसके कारण क्या हुआ, तो वो एक वायरस क्रिएट हुआ, तो उसे भी आप कह सकते हैं क्या है, तो एक तरह से हैजार्ड ही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये कहा जाए तो हैजार्ड में और सभी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि क्या किया, तो चाइना ने बहुत बड़ा एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया है, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ के रोटेशन पे भी उसने कुछ फ्रैक्शनल सेकंड का उसमें अंतर आ गया है, ठीक है, क्या, तो कुछ फ्रैक्शनल सेकंड का उसमें कुछ अंतर आ गया है हमारे अर्थ के रोटेशन पे, इतना ज़्यादा उसने बड़ा बांध बना दिया है, वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी को स्टोर कर दिया है कि उसके रोटेशन में कुछ अंतर आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ माइनर सा हमारे अर्थ के रोटेशन में क्या हुआ है, फ्रैक्शनल मिनट में उसमें क्या सेकंड में उसमें अंतर आया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो कुछ ना कुछ अगर आपदा आती है तो अपने आप तो आ नहीं रहे, मान लीजिए हमने उतना बड़ा डैम बनाया, इतना वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर पानी को स्टोर कर रहे हैं रिजर्वायर पे, वहाँ पे जलाशय पे, तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ आपदा आएगी तो हमारे कारण आएगी, ठीक है, क्या होगा, तो हमारे कारण आएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम हैजार्ड कहते हैं, ठीक है। हैजार्ड दो तरह के होते हैं, नेचुरल हैजार्ड और आर्टिफिशियल, एक नॉन नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल हैजार्ड भी कह सकते हैं। एक हैजार्ड में नेचुरली, जो कि नेचुरली ऑकरिंग हो, ठीक है, हमारे कुछ गतिविधियों के कारण, एक आर्टिफिशियल जैसे मैंने बिल्डिंग वाला बताया, ठीक है, ये सभी। फिर इसके आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या है, तो डिजास्टर, क्या है, तो डिजास्टर, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा इस चैप्टर का। और मैं फिर से यहाँ पे कहूँगा अगर जो कोई टॉपिक छूट जाता है मुझसे, मिस हो जाता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, उसके लिए आपको वीडियो फिर क्रिएट किया जाएगा, उसमें जो भी टॉपिक्स बचे होंगे फिर से आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए डिजास्टर क्या हो जाएगा, तो ऐसी आपदा, ऐसा कोई भी जो भी आता है, ऐसा कोई भी दुर्घटना वगैरह जो अपने आप हो, क्या हो, अपने आप हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो डिजास्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिजास्टर। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आता है, सुनामी वगैरह आता है, ठीक है, साइक्लोन वगैरह आता है, तो ये सभी क्या है, अपने आप नेचुरली ये सब क्रिएट होते हैं। क्या हम क्रिएट करते हैं अर्थक्वेक को, क्या हम साइक्लोन को बुलाते हैं, नहीं ना, वो तो अपने आप ये सब टोर्नेडो वगैरह जो भी हैं अपने आप क्रिएट होते हैं, ये सभी क्या है, तो ये नेचुरल डिजास्टर कहलाते हैं। ये क्या है, तो डिजास्टर कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने आप वो क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस ध्यान से याद रखिएगा, जैसे कि आज एग्जाम्पल में जैसे आप लोग को याद करना है, तो मान लीजिए कुछ ऐसे, जैसे कि मान लीजिए एक हम किसी से मान लीजिए उसका ध्यान नहीं है हमारे पे, फिर भी हम जबरदस्ती उसका ध्यान अपने पे लाते हैं, अपने प्रति अग्रसर करते हैं, और एक मान लीजिए एक ऐसी बातचीत से क्या होता है, हो जाता है किसी के साथ, आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, एक हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं खुद से, ठीक है, और एक पहले से सिचुएशन एक क्रिएट हो जाता है, अपने आप हो जाता है, आगे तो आप खुद ही समझदार हैं। तो जो हम मान लीजिए खुद करते हैं वो तो हैजार्ड हो जाएगा, और जो अपने आप हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, तो डिजास्टर कहेंगे, ठीक है। तो यही लास्ट टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं इस चैप्टर में, बस यही कुछ गिनी चुनी टॉपिक्स थे, बाकी सब तो आप प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और ये टॉपिक भी यहाँ पे, इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर के साथ साथ आपका ये सिलेबस भी खत्म होता है यहीं पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। ये आपका लास्ट वीडियो था इस एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट का, और ये चैप्टर खत्म होता है, आपका सब्जेक्ट भी यहीं पर खत्म होता है। अगर कोई टॉपिक मिस हो गई हो तो कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर यहाँ पे एडअप करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये चैप्टर खत्म होता है। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।